हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा प्रकाश का अपवर्तन, टॉपिक नंबर 2, लेक्चर दूसरा है हमारा। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश का अपवर्तन और उसके अपवर्तन के नियम सीखे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इसका कारण क्या, क्यों हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है। तो सबसे पहली बात, हम जानते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किसी भी माध्यम में चलता है, दो अलग अलग माध्यम में जब प्रकाश चलेगा तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन आ जाता है। यानी प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कोई पूछ सकता है प्रकाश में अपवर्तन क्यों हो रहा है। आपने एग्जाम्पल देखे हैं, अगर हम किसी पानी में, मान लो आपके पास ये पानी है, जब हम इस पानी में कोई रॉड, लोहे की छड़ या कोई भी लकड़ी की छड़ पानी के अंदर डिप करेंगे तो पानी से ऊपर का जो स्पेस है वो आपका एक माध्यम है वायु, और पानी के अंदर का जो स्पेस है वो दूसरा हमारा हो गया जल। तो जब वायु से प्रकाश जल में चलेगा, जब वायु से प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण मान लो, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगी तो वायु एक सरल माध्यम और जल एक सघन माध्यम। तो वायु से जब जल में प्रकाश जाता है तो प्रकाश के अंदर एक विचलन आएगा, अर्थात इसकी वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो जब किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश चलता है तो उनके चाल में परिवर्तन आता है, जिसके कारण प्रकाश में अपवर्तन हो जाता है। यानी अपवर्तन होने के लिए प्रकाश दो अलग अलग माध्यम में चलेगा तो ही अपवर्तन होगा। एक ही माध्यम में अगर प्रकाश चले वहां अपवर्तन होगा ही नहीं। यानी उसके प्रकाश के मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा, जिसके कारण अपवर्तन नहीं होगा। तो अपवर्तन होने के लिए दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण, पीछे क्लास में हमने अपवर्तन अच्छे से समझ लिया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम अपवर्तन कह रहे थे। अब इसका कारण क्या है, क्यों अपवर्तन होता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। हम जानते हैं प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है तथा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश की चाल में हुए परिवर्तन के कारण प्रकाश की चाल में होने वाले
परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, यानी हम समझ गए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वहां पर उसमें प्रकाश की चाल में कुछ अंतर आएगा, प्रकाश में विचलन भी होगा और प्रकाश की चाल परिवर्तित होगी। अर्थात वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तुलना करें अगर हम जल के प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल वायु की प्रकाश की चाल से कम होती है, या ठोस में प्रकाश की चाल वायु की प्रकाश की चाल की तुलना में कम होती है। और जब दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश चलता है तो वहां प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। बात समझ में आई? पहले टॉपिक यानी अपवर्तन होने का कारण यह आपको पता चल गया। अपवर्तन के कल मैंने नियम भी बताए थे आपको पिछली क्लास में कि इसके दो नियम है। एक स्नेल का नियम है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते थे। तो बात करते हैं इससे आगे, इसको आप नोट कर लें, नोट बनाते रहे बच्चों अपने साथ साथ, पेंसिल कॉपी अपने साथ लेते रहे ताकि आपको अपने नोट्स मेंटेन कर ले, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के कुछ टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला कल लिखवाया था मैंने, n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की डेफिनेशन आ जाती है पूछने के लिए। और ध्यान रखना अपवर्तनांक जो होगा वो डिपेंड करता है अपवर्तित कोण के ऊपर। एक तो आपतन कोण और एक आपका अपवर्तन कोण। जो अपवर्तन कोण के ऊपर डिपेंड करता है अपवर्तनांक, कैसे कि n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हमारा साइन आर अपवर्तन कोण ज्यादा होगा तो आपका अपवर्तनांक कम होगा। जिस रंग का या जिस कांच का अपवर्तनांक, जिस रंग का आपतन कोण और अपवर्तन कोण अधिक होगा उसका अपवर्तनांक हमारा कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है एक दूसरे के? अपवर्तनांक और आपतन कोण की ज्या दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि जिसका आपतन कोण अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो वायु है, अगर हम वायु से कांच में चलते हैं, एग्जाम्पल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, समझ में आ जाएगा। वायु से कांच में जा रहे हैं, तो जब वायु से कांच में जाएंगे तो यहां पर जो विचलन होगा वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा प्रकाश। अर्थात ये जो आपतन कोण है वो आई, वो ज्यादा होगा किससे? अपवर्तन कोण से। तो अपवर्तन कोण से आई ज्यादा है और हमें पता करना क्या कि आर जो है आपतन कोण जो होगा, सॉरी अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे इसका मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आपतन कोण का अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। माना कोई प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, कोई एक माध्यम है, उस वो प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो वहां से उसका जो अपवर्तनांक होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए
प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यम में प्रकाश की चाल के, उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यानी माना कोई प्रकाश पहले माध्यम से चलकर, वायु से चलकर जल में चल रहा है, वाटर में, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, पहला माध्यम हमने लिया वायु, दूसरा माध्यम मैंने लिया जल, तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? जल का अपवर्तनांक बराबर जिस माध्यम में प्रकाश चला है पहला माध्यम, उसमें प्रकाश की चाल जो होगी यहां होगी, यानी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम V एयर से भी लिख सकते हैं बेटा, V A फॉर एयर, V फॉर वेलोसिटी, यानी एयर में प्रकाश की क्या चाल है, नीचे है जल तो जल में प्रकाश की चाल, इसको हम VG भी कह सकते हैं, वाटर, VW, वाटर में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में जो संबंध है वो ये होगा, इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल करेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अगर मुझे कहना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो फॉर्मूला बनेगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अगर मुझे यहां पर कोई और लेना है, पारा लेना है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे पारे में प्रकाश की चाल। तो जो भी आपके माध्यम होंगे, पहले माध्यम जो ऊपर होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या है वो आपका ऊपर आएगी, और दूसरा माध्यम जो नीचे, जिसका अपवर्तनांक हमें निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे आएगी। जल है तो जल होगा, कांच है कांच होगा, पारा है पारा होगा, वायु है वायु होगी। इस फॉर्मूले से हम इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, तो और जल में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, और जल में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, उसने कहा है कि प्रकाश कहां से शुरू हो रहा है, वायु से चल रहा है, वायु में प्रकाश की चाल ये है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और वायु से कहां जा रहा है, जल में जा रहा है। तो जब जल में जाएगा तो अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होगा, या तो वह अभिलंब की तरफ झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। चूंकि वायु से जल में जा रहा है, सरल से सघन में जा रहा है प्रकाश, इसलिए वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। ये हमने वायु लिया, यहां पर हमने ये जल दिखाया, शो किया, ठीक है ना। ये वायु से हम जल में जाएंगे, क्योंकि वायु एक सरल माध्यम, सरल से सघन में जा रहे जल में, तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगा, और अभिलंब की तरफ झुकने से अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक निकालेंगे, यहाँ पे विचलन होगा तो अपवर्तनांक भी होगा। तो सिंपल हम देखते हैं
कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल VA इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर दूसरा माध्यम जल है, तो जल में प्रकाश की चाल VW 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहा है बच्चों कि ज्ञात करना क्या है, जल का अपवर्तनांक निकालना। किसके सापेक्ष? वायु के। तो सिंपल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वायु के सापेक्ष किसका? जल का, यानी W फॉर वाटर, वाटर का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर। तो जो माध्यम से प्रकाश शुरू हुआ है, कहां से? वायु से, तो वायु में चलने प्रकाश कितनी चाल? VA, और W में, जल में प्रकाश की चाल VW। ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, और जल में है 2 × 10⁸। तो पावर से सेम पावर कट गई, 2 से 3 को भाग करेंगे 1.5 आएगा बेटा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। 2 से 3 को जब भाग करेंगे तो आपका यह अपवर्तनांक निकल कर आएगा। जल का होगा, यह ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाश वायु से शुरू हुआ है और अपवर्तन जहां उसमें विचलन हुआ है वो जल में जाकर प्रकाश विचलित हुआ है, इसलिए जल का अपवर्तनांक निकल कर आएगा। वह माध्यम जिसमें प्रकाश विचलित होता है वहां पर उसका अपवर्तनांक निकल कर आएगा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आएगा 1.5। आया समझ में? नोट करें, आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला पोर्शन। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे चलते हैं, और बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे आपके इसमें, जो अक्सर पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के बहुविकल्प के रूप में आते हैं। जैसे एक है प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। वायु के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक में संबंध, अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का और दूसरे माध्यम के सापेक्ष वापस पहले माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक तथा माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक में संबंध। यानी जब कोई प्रकाश माध्यम एक से जा रहा है दो में, फिर वापस दो से जा रहा है पहले में, तो उस कंडीशन में दोनों अपवर्तन, दो बार अपवर्तनांक होगा। यहां पर किस प्रकार होगा? मान लेते हैं कोई ग्लास स्लैब है आपके पास, शीशे, एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है। इस कांच के टुकड़े का ये वाला जो हिस्सा है ये वायु है, ऊपर एक माध्यम वायु हो गया, ये दूसरा माध्यम आपका एक कांच हो गया, इसको हम कांच का टुकड़ा कह सकते हैं, ठीक है। डायग्राम के साथ बता रहा हूं आपको। मैंने यहां पर लिखा पहला अभिलंब, ये एक अभिलंब ड्रॉ किया मैंने। अब इसमें ये वाला अभिलंब, यहां पर है वायु, माध्यम पहला। वायु से हमने प्रकाश को कांच के अंदर प्रवेश किया, तो जब वायु से कांच, ये हमारा कांच है, यहां पर वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है, तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यह अभिलंब की तरफ झुक गया। क्यों? क्योंकि वायु से कांच में जा रहा है, सरल से सघन में। जब प्रकाश सरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, तो यह अभिलंब की तरफ झुक गया।
इस वाले कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण आई, इस वाले कोण को हम बोलेंगे अपवर्तन कोण आर। अब एक अभिलंब मैंने यहां पे खींचा, तो अब ये प्रकाश कहां से चल रहा है, कांच से कहां जाएगा, वायु में। कहां जा रहा है, वायु में। तो कांच से वायु में जब जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब अभिलंब से दूर हट गया तो हमारे पास दो अपवर्तनांक निकल कर आए। जब वायु से कांच में गया पहला अपवर्तनांक, जब कांच से वायु में आया दूसरा अपवर्तनांक। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, दो का अपवर्तनांक तथा माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक का गुणनफल एक होता है। अर्थात जब वायु से कांच में जाएंगे और कांच से वायु में आएंगे तो दो अपवर्तनांकों का गुणनफल एक होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, ये भी कह सकते हैं। लिखेंगे अभी। हमने पहले देखा वायु से प्रकाश जा रहा है काय में, कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणा कांच से अब वो जा रहा है वायु में, यानी जिस माध्यम से आया था उसी में वापस जा रहा। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अर्थात कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कैसे, अगर मैं यहां से वायु के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालता हूं, या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर ये गुणा के जो गुणा में अपवर्तनांक है वो उसके भाग में आएगा, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान रखना, जब एक माध्यम से दूसरे में प्रकाश जाए फिर वापस दूसरे से वापस पहले माध्यम में आता है तो दोनों अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का गुणनफल एक होता है, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक नंबर का बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे,
यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, किसका? कांच का। वायु से कांच में प्रकाश जा रहा है तो कांच का अपवर्तनांक है हमारा 1.8। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। वो कह रहा है कांच से वापस वायु में आते समय, कांच से वापस वायु में आ रहा है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा प्रकाश। ध्यान रखना, जब सघन से सरल में जाता है प्रकाश तो अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटेगा, तो वहां पर उसका अपवर्तनांक क्या होगा वो हमें निकालना है। चूंकि दोनों का रिलेशन, एक संबंध होता है, जब एक माध्यम से दूसरे में जाता है प्रकाश फिर वापस दूसरे से पहले में आता है तो वहां अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। या तो ये बात देख लें या ये बात देख लें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1.5 इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। तो ये 1.5 वैल्यू आपको उधर जाएगी, डिवाइड में पहुंचेगी, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 गया, 5 2 10, 5 3 15, तो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो 2/3 होगा। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? 2/3 होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से आप अपवर्तनांक से संबंधित जो सवाल होंगे आप उनको कर सकते हैं। आज के टॉपिक में ये अपवर्तनांक के संबंधित सवाल थे। कल की जो क्लास होगी हमारी वो लेंस से संबंधित होगी, यानी लेंस में अपवर्तन कैसे होगा, लेंस से संबंधित अपवर्तन कैसे निकालना है और उसमें प्रतिबिंब कैसे बनने हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज की क्लास को आप अच्छे से देखें और आज की क्लास जो होगी वो कल आने वाली क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की आप देखेंगे तभी आपकी अगली क्लास समझ में आ पाएगी, क्योंकि फर्दर क्लास प्रीवियस क्लास से अटैचमेंट होता है, संबंधित होती है, इसलिए हमें पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी। उसके लिए आपको ये क्लास देखें और कल का वेट करें, आपको नई वीडियो मिलेगी लेंस से संबंधित, प्रकाश का अपवर्तन लेंस में किस प्रकार होता है। ठीक है, चलते हैं बेटा, थैंक यू।